प्राचीन बिहार के महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष शास्त्रियों में आर्यभट्ट का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का काम कुसुमपुर के उस क्षेत्र से किया जिसे हम आज के समय में खगोल के नाम से जानते हैं। इन्होंने आर्यभट्टीय, आर्याष्टिसर एवं 10 गीतिक सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ को मात्र 23 वर्ष की उम्र में लिखा था। इसके अलावा इन्होंने गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर एक स्वतंत्र रूप देने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुस्तक में ज्योतिष विद्या का भी वर्णन किया है। ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखित है एवं इसमें कुल मिलाकर 121 श्लोक हैं। यह पुस्तक मुख्यतः 4 भागों में बटा है, जिसे आप इस पुस्तक के 4 चैप्टर भी समझ सकते हैं। इनमें से पहला भाग है गीतिक पाद, दूसरा है गणित पाद, तीसरा है काल क्रियापाद एवं चौथा है गोल पाद। यदि हम गीतिक पाद की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 13 श्लोक हैं, जिसमें पहला श्लोक में आर्यभट्ट ने मंगलाचरण किया है। मतलब एक ऐसा श्लोक जिसे किसी भी काम को शुरू करने से पहले पढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन इत्यादि के शुभ अवसरों पर कथा पूजा करके शुभारंभ किया जाता है, ठीक वैसे ही इन्होंने पहले श्लोक में मंगलाचरण किया है। गीतिक पाद के 13 श्लोक गीतिक छंद में है, अर्थात ये गायन श्लोक हैं। जैसे कबीरदास जी के दोहे, यदि आप इन्हें पढ़िएगा तो ये उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने अच्छे ये गाने पर लगते हैं। वैसे इस पाद का दूसरा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आर्यभट्ट ने गणना की एक नई पद्धति का आविष्कार किया। इन्होंने संख्याओं को संक्षेप में लिखने के लिए एक नई अक्षरांक पद्धति का खोज किया एवं इस पूरे अक्षरांक पद्धति को मात्र एक श्लोक में ही श्लोकबद्ध कर दिया। इन्होंने स्वरों क्रमशः अ को 1, ई को 100, उ को 1000 एवं ओ को 10 नील यानी 10 के पावर 14 का मान दिया। इसके बाद क, ख, ग, भ, म जैसे 25 व्यंजनों को 1 से लेकर 25 तक का मान दिया। य, र, ल, व तलब, स, मूर्धनी, स, दंत, स जैसे व्यंजनों के लिए इन्होंने 30, 40, 50, 60, 70, 80 एवं 90 का मान निश्चित कर दिया। इस प्रकार इन्होंने वर्णमाला के लगभग सभी अक्षरों के लिए एक संख्यात्मक मान निश्चित कर दिया। इससे किसी भी संख्या को अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यदि आपको 430 लिखना है तो आपको 430 लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप धीरे लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। वैसे कुछ याद आ रहा है आपको? याद कीजिए रोमन नंबर I for 1, double I for 2, triple I for 3, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 एवं M for 1000। आर्यभट्ट के नंबर सिस्टम की तरह ही रोमन नंबर सिस्टम में भी अल्फाबेट्स का संख्यात्मक मान निश्चित है, जिसमें यदि आपको 430 लिखना है तो आपको 430 लिखने की आवश्यकता नहीं, CDXXX से आपका काम चल जाएगा। आर्यभट्ट ने इस नए नंबर सिस्टम को 499 ईस्वी में अपनी किताब के माध्यम से दुनिया के सामने इसे रखा। वहीं यदि रोमन नंबर सिस्टम की बात करें तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच रोम में इसका जन्म हुआ, या फिर तो कहें तो आर्यभट्ट को इन लोगों ने कॉपी किया था। वैसे इस नए नंबर सिस्टम के खोज के कारणों की हम बात करें तो इस नए नंबर सिस्टम में खोज का एकमात्र कारण था कि आर्यभट्ट को अपनी किताब को पद्य में लिखना था। दरअसल लिखने की 2 पद्धतियां होती हैं, गद्य एवं पद्य। गद्य में कहानी, आत्मकथा इत्यादि यही चीजें लिखी जाती हैं, जो आमतौर पर काफी लंबी होती हैं। लेकिन यदि हम पद्य की बात करें तो पद्य में दोहे, श्लोक, गीत इत्यादि लिखे जाते हैं, जो वैसे तो बहुत छोटे होते हैं किंतु इनका मतलब बहुत बड़ा होता है। और इसी किताब को पद्य में लिखने के चक्कर में आर्यभट्ट ने पूरा का पूरा एक नंबर सिस्टम ही खड़ा कर दिया। वैज्ञानिक हो तो आर्यभट्ट जैसा। यदि आर्यभट्ट की पुस्तक के दूसरे चैप्टर यानी गणित पाद में हम चलें तो इसमें कुल मिलाकर 33 श्लोक हैं। मात्र 33 श्लोक में ही आर्यभट्ट ने बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक एवं रेखा गणित यानी कि लाइन सेगमेंट संबंधित प्रमुख बातों को संक्षेप में लिख दिया है। वैसे गणित के बारे में जो बातें इन्होंने लिखी हैं उसे आज के हाई स्कूल एवं कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है, जिसकी अभी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। पाई का खोज आज से 1500 वर्ष पूर्व ही हो चुका था और इसे खोजने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ही थे। दरअसल इन्हें वृत्त से जुड़ी गणनाएं करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जरा आप सोच कर देखिए, क्या हो यदि आज के समय में पाई का आविष्कार ना हुआ हो, तो क्या आप वृत्त से जुड़ी गणनाएं आसानी से कर पाएंगे? दरअसल इसी प्रकार की समस्याओं का सामना आर्यभट्ट भी कर रहे थे। दरअसल आर्यभट्ट वृत्त से जुड़ी गणनाएं तो कर लेते थे, लेकिन ये गणनाएं बहुत ही लंबी होती थी। बार बार लंबी गणनाएं करने के बाद इन्होंने उनमें एक पैटर्न नोट किया, और वो पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि वृत्त की परिधि एवं व्यास के अनुपात का एक होना। शुरू में तो इन्हें लगा कि सिर्फ एक संयोग मात्र है एवं सिर्फ कुछ वृत्तों के साथ ही ऐसा होगा। इसके लिए इन्होंने हजारों गणनाएं की एवं हर बार एक ही परिणाम आया, 22/7 या 3.1416। तब जाकर इन्होंने इस बात को बतलाया कि चाहे कितने भी गणनाएं कर ली जाए, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात कहीं बदलने वाला नहीं है। आज के मॉडर्न मैथमेटिशियंस इसी संख्या को, इसी निश्चित मान को पाई कहते हैं। इसके साथ ही
इन्होंने एक सौर वर्ष की लंबाई को 365.3586805 दिनों के बराबर बतलाया था। यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक सौर वर्ष की लंबाई 365.25 दिनों के बराबर होता है। इन दोनों ही आंकड़ों के बीच मात्र 0.1% का डिफरेंस है। वहीं ग्रिगोरियन कैलेंडर की यदि हम बात करें तो एक सौर वर्ष की लंबाई 365.2425 दिनों के बराबर होता है। वहीं जूलियन कैलेंडर की यदि बात करें तो एक सौर वर्ष की लंबाई 365.25 दिनों के बराबर होता है। ये सभी मान लगभग आपस में बराबर हैं एवं प्रामाणिक है। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बिना मॉडर्न इक्विपमेंट्स एवं रिसोर्सेज के इन्होंने ये बातें बतलाई थी, जो सचमुच सोचने वाली बात है। क्योंकि जरा आप सोच कर देखिए, कोई इंसान इस पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ एवं उसके पास रिसोर्सेज के नाम पर केवल उसके हाथ, दिमाग एवं आंख है, और फिर भी वो इस लेवल का कैलकुलेशन कर रहा है। मतलब सच में वो इंसान एक महान इंसान है। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ बीजगणित यानी अलजेब्रा में ही इन्होंने 4 अज्ञात तत्व यानी कि 4 वेरिएबल एलिमेंट्स वाले इक्वेशंस को भी सॉल्व किया था। और यहाँ बहुत से 10वीं में 11वीं के बच्चों से 2 वेरिएबल एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने उच्च कोटि के गणितज्ञ थे। खैर, ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो ही बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर अगला वीडियो होने वाला है। इसलिए कुछ भी हो जाए पर वो वीडियो ना मिस होने पाए। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे देश के इतने महान वैज्ञानिक के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाना में बहुत मेहनत लगता है। खैर, आर्यभट्ट के ऊपर बने अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एवं नमस्कार।